नमस्कार साथियों, टी फॉर टीचर के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम सामान्य हिंदी के 15 अति महत्वपूर्ण वस्तुनिष्ठ प्रश्नों को हल कर रहे हैं और ये इसका 21वां भाग है। तो चलिए आज के इस वीडियो को शुरू करते हैं और वीडियो को अंत तक अवश्य देखें ताकि इस वीडियो में जो 15 प्रश्न डिस्कस करने वाले हैं वो 15 के 15 प्रश्न आपको एक ही बार वीडियो देखने पर समझ में आ जाए। बढ़ते हैं आज के पहले प्रश्न की तरफ। प्रश्न संख्या 1 है, निम्न में ओष्ठ वर्ण कौन सा है? अ, आ, ई या उ। जब आप इनको बोलकर देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि ओष्ठ वर्ण कौन सा है जिसको बोलने में होठ का उपयोग हो रहा है, ओष्ठ का उपयोग हो रहा है। तो आप उ का उच्चारण करेंगे तो इसमें दोनों ओष्ठ का उपयोग हो रहा है, इसलिए ऑप्शन डी उ इस प्रश्न का एकदम सही उत्तर हो जाएगा। राइट। प्रश्न संख्या 2। प्रश्न संख्या 2 है, विभत्स रस का स्थायी भाव क्या है? भय, निर्वेद, जुगुप्सा या उत्साह? विभत्स रस का जो स्थायी भाव होता है वो होता है जुगुप्सा। ऑप्शन सी इसका एकदम सही जवाब हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। क्वेश्चन नंबर 3 बोल रहा है, नियत नियत शब्द युग्म के सही अर्थ का चयन कीजिए। मतलब इस वाले नियत का अर्थ क्या होता है और बड़ी मात्रा लग जाती है तब इस शब्द का अर्थ क्या होता है। तो छोटी मात्रा होती है तब इसका अर्थ होता है, नियत का अर्थ होगा निश्चित। छोटी मात्रा होगी तो नियत शब्द का जो अर्थ होगा वो होगा निश्चित। और इसमें अगर न में बड़ी की मात्रा लग जाएगी तो नियत इस शब्द का जो अर्थ होगा वो होगा इरादा। क्या होगा? इरादा। तो पहले शब्द नी में छोटी मात्रा है नियत और बाद में नियत बड़ी मात्रा है, तो यहाँ पर पहले निश्चित और बाद वाले शब्द का अर्थ होगा इरादा। कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है? ऑप्शन बी इस प्रश्न का एकदम सही जवाब हो जाएगा। प्रश्न संख्या 4। मध्य स्वर कहते हैं उ को, ई को, ई को या अ को? तो मध्य स्वर कहा जाता है अ को। ऑप्शन डी इस प्रश्न का एकदम करेक्ट आंसर होगा। प्रश्न संख्या 5। भाषा की सबसे छोटी इकाई कौन सी है? हमें बताना है कि भाषा की सबसे छोटी इकाई कौन सी होती है। शब्द, व्यंजन, स्वर या वर्ण? तो इनमें से भाषा की सबसे छोटी इकाई जो होती है वो होती है वर्ण। ऑप्शन डी इस प्रश्न का एकदम सही जवाब होगा। प्रश्न संख्या 6। चाकू शब्द का बहुवचन क्या होगा? चाकू शब्द है, इसका अपने को बताना है कि बहुवचन क्या होगा। चाकुए, चाकुओं, चाकू या चाकू में बड़ी मात्रा। तो यहां पर चाकू शब्द का जो बहुवचन होगा ये होगा ऑप्शन डी चाकू। ऑप्शन डी इसका एकदम से जवाब हो जाएगा। प्रश्न संख्या 7। भवानी शब्द का पुल्लिंग क्या होगा? भवानी शब्द का पुल्लिंग बताना है। भवानी, भगवान, भव या भगवती? तो भवानी शब्द का जो पुल्लिंग होगा वो होगा भव। ऑप्शन सी इसका एकदम सही जवाब हो जाएगा। प्रश्न संख्या 8। वर्णों के समुदाय को क्या कहते हैं? वर्णों के समुदाय को क्या कहते हैं? वर्णमाला, अक्षर, सर्वनाम या क्रिया? तो वर्णों के समुदाय को कहा जाता है वर्णमाला। ऑप्शन ए इसका एकदम सही जवाब हो जाएगा। प्रश्न संख्या 9। निम्न में सर्वनाम शब्द हैं, हमें इनमें से सर्वनाम शब्द बताना है। पढ़ना ये सर्वनाम शब्द नहीं है, वह ये सर्वनाम शब्द है, इसलिए यहां पर ऑप्शन बी इसका एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 10। निम्न में से एक अकर्मक क्रिया है। काटना ये कर्मक क्रिया है, बोना ये भी कर्मक क्रिया है, रोना ये अकर्मक क्रिया है, इसलिए यहां पर ऑप्शन सी एकदम करेक्ट आंसर रहेगा। प्रश्न संख्या 11। प्रश्न संख्या 11 है, व्यंजन और स्वर के संयुक्त रूप को क्या कहते हैं? व्यंजन और स्वर के संयुक्त रूप को क्या कहा जाता है? वर्ण, ध्वनि, अक्षर या वाक्य?
तो व्यंजन और स्वर के संयुक्त रूप को जो कहा जाता है वो कहा जाता है अक्षर। ऑप्शन सी इसका एकदम सही जवाब हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 है, अहा आप आ गए वाक्य में अहा शब्द है संज्ञा, सर्वनाम, अव्यय या विशेषण। इसमें जो वाक्य दे रखा है अहा आप आ गए, इसमें अपने को इस अहा शब्द का शब्द क्या है ये बताना है। तो अहा जो है ये आपका अव्यय हो जाएगा। ऑप्शन सी इसका एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। और कहाँ कहाँ अव्यय होता है, जैसे मान लीजिए तथा, जब, तब और अहा, ये सब क्या है, अव्यय शब्द है। तो इस प्रश्न में अहा जो है वो अव्यय हो जाएगा। ऑप्शन सी एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 13, अपवाद को छोड़कर वर्णमाला के अक्षरों के नाम किस लिंग में होते हैं। अपवाद को छोड़कर वर्णमाला के अक्षरों के नाम किस लिंग में होते हैं, तो ये होते हैं पुल्लिंग। ऑप्शन ए एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 14, के लिए विभक्ति किस कारक के लिए प्रयुक्त होता है। कर्ता, कर्ता कहाँ होता है, ने। कर्म को, संप्रदान, संप्रदान के लिए। और करण कहाँ आता है, करण से। तो हमसे पूछा था के लिए विभक्ति किस कारक के लिए प्रयुक्त होता है, तो ये होता है संप्रदान। ऑप्शन सी एकदम सही जवाब हो जाएगा। अब बारी है आज के इस वीडियो के अंतिम प्रश्न, प्रश्न संख्या 15 की। सर्वनाम के कितने भेद होते हैं, 5, 6, 8 या 7। सर्वनाम के भेद कितने होते हैं, तो सर्वनाम के कुल 6 भेद होते हैं। ऑप्शन बी एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर आपसे पूछे कौन कौन से होते हैं, तो पहला होता है पुरुषवाचक, पुरुषवाचक सर्वनाम पहला। दूसरा हो जाएगा आपका निश्चयवाचक, निश्चयवाचक सर्वनाम, ये दूसरा। तीसरा हो जाएगा सर्वनाम के भेद में अनिश्चय, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, ये तीसरा। चौथे नंबर पे आ जाएगा आपका निजवाचक, निजवाचक सर्वनाम, निजवाचक सर्वनाम। पांचवा हो जाएगा सर्वनाम का भेद संबंधवाचक, संबंधवाचक सर्वनाम। और आखिरी हो जाएगा छठे नंबर पे प्रश्नवाचक, प्रश्नवाचक सर्वनाम। ऐसे ये सर्वनाम के 6 भेद होते हैं। उम्मीद करता हूं ये प्रश्न आपको समझ में आ गया होगा। और इस प्रकार से आज के इस वीडियो में हमने हिंदी के 15 ऑब्जेक्टिव प्रश्नों को हल किया। उम्मीद करता हूँ वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक अवश्य करिए, ताकि इस प्रकार के वीडियो बनाने के लिए मुझे अंदर से मोटिवेट मैं रह सकूं। तो आज के इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए प्रश्नों के साथ। जय हिंद, जय भारत।